हाँ दोस्तों नमस्कार, अगली क्लास में आपका स्वागत है। देखो लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा करी थी किसकी, पायरुविक अम्ल के विघटन की, और पायरुविक अम्ल के विघटन के अंदर अपन ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीय शोषण के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, O2 की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विखंडन, किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का क्या होना, विखंडन होना। ठीक है, और पायरुविक अम्ल का विखंडन प्यारे बच्चों यहां से अपन शुरुआत करेंगे किसकी, क्रेब्स की। ठीक है, क्रेब्स चक्र से इसको शुरू करेंगे। क्रेब्स के अंदर होता है, देखो पायरुविक एसिड कहां बनाता, साइटोप्लाज्म में बनाता। ठीक है, देखो यहां बेटा एक चीज ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से आराम से धीरे धीरे पढ़ो, एक बार नहीं दो बार देख लो, कोई बात नहीं। टाइम एक्स्ट्रा अपन को लग रहा है, क्लास बड़ी हो रही है, तो उसमें कुछ बहुत सारी चीजें देखने को, समझने को, सोचने को मिलती है। घास नहीं काटना, ना तो मैं घास काट रहा तो आप क्यों घास काट रहे हो कि फटाफट चलो ये काम हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं। बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ो, कोई नहीं 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है, कोई बात नहीं। तो क्रेब्स चक्र शुरू होने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, मध्यवर्ती अभिक्रिया या लिंक अभिक्रिया। ठीक है, तो वो लिंक अभिक्रिया से चलकर अपन क्रेब्स में प्रवेश हो जाएंगे, और क्रेब्स में प्रवेश होते ही लास्ट में पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये लो, और प्लस आपके पास टोटल ऊर्जा 36 या 38 बन जाएगी ना, वो ही ऑक्सीय शोषण की क्या है, क्रियाविधि है। करें शुरू, क्रेब्स चक्र करें शुरू। क्रेब्स की खोज जैव रासायनिक वैज्ञानिक H.C. क्रेब्स ने की थी, और इन्हीं के सम्मान पर इसका नाम क्या रखा गया है, क्रेब्स साइकिल रखा गया है। मतलब इन्हीं की खोज के कारण इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्रेब्स चक्र क्या है, पायरुविक अम्ल से जल, CO2, ऊर्जा निर्माण का चक्रीय प्रक्रम क्या कहलाता है, क्रेब्स कहलाता है। ये परिभाषा होगी क्रेब्स की। क्रेब्स क्या है कि आपके पास पायरुविक एसिड बना, उस पायरुविक एसिड से लास्ट तक आपके पास क्या बने साहब, जल बन जाए, CO2 बन जाए और ऊर्जा बन जाए। उसका एक साइक्लिंग प्रोसीजर होता है, चक्रीय प्रक्रम होता है। वो चक्रीय प्रक्रम क्या कहलाता है, क्रेब्स कहलाता है। इस क्रेब्स की खोज किसने की थी, H.C. क्रेब्स ने, जैव रासायनिक वैज्ञानिक ने। स्थान कहां होता है बेटा, याद रखना, कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की किस में, आधात्री, या इसको कहते हैं मैट्रिक्स, आधात्री या मैट्रिक्स में यह संपन्न होता है। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए तो ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी ऑप्शन दे देता है, मैट्रिक्स दे देता है, F1 पार्टिकल्स दे देता है, आंतरिक झिल्ली दे देता है, पेरीप्लास्टिडियल स्थल दे देता है, तब क्या आएगा, मैट्रिक्स या आधात्री। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी से आपको नहीं समझ में आए तो बेटा इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है ना वो भी थोड़ी सी देख लेना। जैसे मैट्रिक्स आ जाए, इसका आधात्री का कोई दूसरा नाम दे दे, तो अपन को कुछ चीजें है ना वो इंग्लिश वाली चीजों से बहुत अच्छे से, बहुत सही से ठीक हो जाएगी। इस चक्कर में पहला उत्पाद नहीं, शुरू कहां से होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए इस चक्कर का नाम क्या हो गया, TCA साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसी को ही कहते हैं। पहला उत्पाद, स्थायी उत्पाद, पहला प्रथम उत्पाद क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है मेरे दोस्तों, सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। ये तो इसकी नॉर्मल परिचय था, किसका? क्रेब्स चक्र का। साहब एक चक्रीय प्रक्रम है जहां CO2 जल और ऊर्जा का बनता है, निर्माण होता है। SC क्रेब्स ने इसको खोजा। स्थान माइटोकॉन्ड्रिया की किसमें होता है? आधात्री में। और शुरू कहां से होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए इसको TCA भी कहते हैं। पहला उत्पाद क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। तो चलो शुरू करें अब इसको, क्रेब्स साइकिल को शुरू करते हैं। ये तो परिचय तो हो ही गया क्रेब्स का, परिचय तो सारी चीजें हो ही गई। अच्छा परिचय में ही करवाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, परिचय में करवा देते हैं। परिचय या इसकी प्रक्रिया, प्रक्रिया या इसकी क्रियाविधि। चलो ऐसे कर लेंगे, अपने क्या है। सबसे पहले आपके पास पायरुविक था, ये साइटोप्लाज्म में था। पायरुविक एसिड किस में आ गया? माइटो में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहा? क्रेब्स रहा। क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना? क्रेब्स बना। कैसे बना? ध्यान से दो, ध्यान दो, ध्यान दो। पायरुविक अम्ल कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण। CO2 बाहर निकलेगी, डी हाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज। CO2 बाहर निकलेगी, जल बाहर निकलेगा और ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण। NADPH2 दो, किससे? NAD प्लस से, दो से। यहां तक कि इस अभिक्रिया को, यहां तक कि इस अभिक्रिया को मैंने बता रखा है, क्या बोलते हैं? लिंक। लिंक अभिक्रिया कहां होती है? अवकाश में। ये लिखा दिया पेरीप्लास्टिडियल अवकाश में। हाँ, ये यहां तक की चीज आपको मैंने पहले ही समझा दी। जैसे ही पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड मध्यवर्ती लिंक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण के दौरान क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो TCA का निर्माण करता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से बन जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक, अल्फा कीटो ग्लूटारिक। सिट्रिक से क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से बन जाता है सक्सिनिक अम्ल। जगह कम पड़ेगी। क्या बन गया? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से, अरे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल, और मैलिक अम्ल से बन जाता है वापस TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी चीजें आपकी यहां तक पूरी हो गई। अब सुनो, अब सुनो,
एसिटाइल को एंजाइम से जैसे ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहां एंजाइम होता है सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम? सिंथेटेज। H2 और CO2 यहां क्या होगी? बाहर निकल गई। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती है और CO2 भी बाहर निकल जाती है। यहां बनता है सिट्रेट डी हाइड्रोजिनेज। जगह देखो कितनी कम है यहाँ, है ना, इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में NADPH2, क्या? NADPH2 किससे? NAD प्लस से, दो अणु। एल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, सीधा लिख देता हूं डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, यहां भी वही ऊर्जा बनेगी 2NADPH2 किससे? NAD प्लस से, वही दो ही यहां है 2NAD। सक्सिनिक एसिड एंजाइम, यहां सक्सिनिक एसिड में एंजाइम होता है कौन सा? सक्सीनेज। यहां ऊर्जा बनती है 2GDP से 2GTP, 2GTP। ठीक है, 2GTP, एरो इधर ही है। यहां फ्यूमेरेज, यहां भी ऊर्जा बनेगी 2FADH2 किससे? 2FAD प्लस से। और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, समझ लेना, यहां भी ऊर्जा बनेगी 2NADPH2 किससे? NAD प्लस। ये यहां तक आपका पूरा क्रेब्स चक्र पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे कंप्लीट करें इसको? साहब करते हैं अभी। लो देखो, सबसे पहले मध्यवर्ती अभिक्रिया के दौरान पायरुविक एसिड किसका निर्माण करता है? एसिटाइल को एंजाइम का। ऊर्जा का क्या हो गया यहां? निर्माण। इस अभिक्रिया को अपन ने क्या कहा? ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहा है। ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण किसको कहा है अपन ने? मध्यवर्ती को। सबसे पहले क्या जुड़ा बताओ? TCAC। ठीक है, TCAC के बाद सबसे पहला उत्पाद क्या बना है? सिट्रिक एसिड। सिंथेटेज की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करते हुए क्या बन गया? सिट्रिक एसिड, जो किस में बदल गया? अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल में। किस में बदला? अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल में। वो फिर ऊर्जा का निर्माण करते हुए किस में चेंज हो गया बताओ? सक्सिनिक एसिड में। और सक्सिनिक एसिड सक्सिनेज की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में, और फ्यूमेरिक अम्ल से क्या बन गया? मेलिक एसिड। इस चक्कर में पहला उत्पाद कौन सा बना? TCACBC को ही कहते हैं। दूसरा नाम सिट्रिक चक्र भी इसी को ही कहते हैं। ये हो गया इसका दूसरा नाम। ये दो नाम हो गए। ठीक है, अब दोबारा सुनो एक बार। ऊर्जा की मेन कहानी अपन को करनी है। एसिटाइल को एंजाइम से क्या बना? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से क्या बन गया? मेलिक एसिड। इसकी जो मेन कहानी है बेटा वो है ऊर्जा की। देखो, एक ऊर्जा तो यहां बनी, दूसरी ऊर्जा यहां बनी, तीसरी ऊर्जा यहां बनी,
चौथी ऊर्जा यहां बनी, पांचवी यहां, छठवीं यहां, इतनी ऊर्जा बनी। एक NADPH2 से ऊर्जा कितनी बनती है? 3 ATP। एक FADH2 फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, उससे कितनी? फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट से 2 ATP। और GTP ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट और ग्वानोसिन डाइफास्फेट, तो GTP से कितनी बनी? 1 ATP। अब इसका पूरा कैलकुलेशन, एक संतुलन चार्ट अपन को बनाना है पूरे श्वसन का, पूरे श्वसन का संतुलन चार्ट बनाना है। वो चार्ट कैसे बनाना है, किस हिसाब से बनाना है, चर्चा करते हैं अपन यहीं से, इसी में ही चर्चा करें। श्वसन ऊर्जा संतुलन चार्ट, श्वसन ऊर्जा संतुलन चार्ट, श्वसन ऊर्जा का संतुलन चार्ट कैसे बनाए? चार्ट सबसे पहला ध्यान दो, अब ग्लाइकोलाइसिस, पहला कौन सा था? ग्लाइकोलाइसिस। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस में मैंने 6 या ओब्लिक लगा के 8 ATP बताया था, और 6 और 8 का रीजन भी मैंने बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया और ETS का। दूसरा मध्यवर्ती अभिक्रिया, मध्यवर्ती क्रिया, मध्यवर्ती क्रिया में बोलो 2 NADPH2, देखो यहां बन रही थी 2 NADPH2, ये वाली मध्यवर्ती लिंक के अंदर बनाना है अपन को। तो 2 NADPH2 इंटू कितनी? 3 ATP बनती है एक से, तो कितनी? 3 दूनी 6 ATP। चलो जी हो गया, 2 हो गई। तीसरी देखो क्रेब्स में NADPH2, FADH2 और GTP, ये 3 बन रहे हैं। ये 6 थे क्या? देख लो, ये 2, ये 2, देखो दिखाऊं, ये देखो NADPH2 2 2 4 और 2 6, ये रहे 1 2 3, 3 का मतलब डबल, डबल का मतलब 6। ऊपर वाला पहले ले चुके अपन मध्यवर्ती में, तो यहां देखो 1 2 3 और FAD 2, GTP 2, वही चीज अपन ने यहां ली है। तो बताओ 6 इंटू 3 ATP, 6 3 18 ATP इंटू 2 ATP, 2 ही बनती है, तो 2 दूनी 4 ATP, और GTP से एक ही बनता है तो 2 ATP। बताओ कितनी होगी टोटल? 2, 18 और 4 22 और 2 24, 24 ATP किस में बन गई? क्रेब्स में। कुल ऊर्जा कितनी बताओ? 24 और 6 30, 30 और वो 8 या 6 38, 36 या 38 ATP। ऐसे आपकी टोटल ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके कारण? एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। एक ग्लूकोज का अणु जब पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है तो उससे 36 या 38 ATP का पूरा निर्माण हो जाता है, कंप्लीट ऊर्जा क्या हो जाती है? बन जाती है। आगे आओ, वाहक या माध्यम द्वारा
माध्यम द्वारा इलेक्ट्रॉन का परिवहन क्या कहलाता है? ईटीएस। ईटीएस स्थान कहाँ होगा याद रखना, क्रिस्टी पर, क्रिस्टी या आंतर झिल्ली पर, झिल्ली पर। ये भी याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्वसन एक कौन सी क्रिया है? बोलो। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? त्याग भी। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, त्याग करना, और इसके बाद इनका परिवहन। परिवहन किसके द्वारा? माध्यम के द्वारा, माध्यम या वाहक द्वारा क्या होता है? ईटीएस कहलाता है। सिंपल सी क्रिया है भाई, इसमें जरा माथापच्ची नहीं करनी है आपको, सिंपल सी क्रिया है। तो इस वाहक के रूप में कौन कौन से काम आ सकते हैं? एग्जाम्पल देखो, यूबी, क्विनोन, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम B6, ठीक है। प्रोटीन भी आ सकती है यहाँ, मतलब प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार के वाहक के रूप में काम करती है। फिर एडोक्सिन होता है, डॉक्सिन। इस प्रकार के वाहकों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का परिवहन क्या कहलाता है? ईटीएस। बहुत सिंपल है, पहले भी आया हुआ है इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। इसमें एक क्वेश्चन का बेटा ध्यान रखना, और वो क्वेश्चन क्या है कि ईटीएस कोशिका में कहाँ संपन्न होता है? साहब माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की कहां? क्रिस्टी पर या आंतर झिल्ली पर। देखो, क्रेब्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में, आधात्री या मैट्रिक्स में, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी या आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में। दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देके चलना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेमी नहीं केमी, केमी, केमी है ये, रसायन प्रासरणी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? रसायन प्रासरणी सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं ऊर्जा या एटीपी संश्लेषण सिद्धांत, एटीपी संश्लेषण सिद्धांत। इसके प्रतिपादक मिचटेल, मिचटेल भी है, मिचसेल भी है, कई जगह मिचवेल भी है और मिचटेल भी है। तो ऐसे अगर कंफ्यूज मत होना, मिचसेल, मिचसेल, मिचटेल, ये इसी के नाम है सारे। केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत मतलब कौन सा? रसायन प्रासरणी सिद्धांत, या फिर संश्लेषण किसका? एटीपी संश्लेषण सिद्धांत। देखो, सजीव के जैविक कार्य के लिए ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं अपन सार्वत्रिक ऊर्जा। इस ऊर्जा निर्माण को ये सिद्धांत समझाता है। यानी कोशिका के लिए ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, उस ऊर्जा के निर्माण को कौन सा सिद्धांत समझाता है? ये आपका कौन सा? केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत। और ये ऊर्जा किससे मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण व श्वसन से मुक्त होती है। एक चीज और कहता है ये सिद्धांत, प्रकाश संश्लेषण, इसके अलावा ईटीएस, प्रकाश संश्लेषण,
श्वसन, प्रोटीन वाहक, सब पर नियंत्रण, सब पर नियंत्रण किसका होता है? ईटीएस द्वारा होता है। तो ईटीएस नियंत्रण को भी ये सिद्धांत किसके द्वारा बताते हैं अपन? केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत के द्वारा ही समझाया जाता है। ठीक है, और ये क्रिया किस पर निर्भर करती है? यह है पीएच व विभव, विभव पर निर्भर करता है, आयनों के विभव पर। ठीक है, आयन की ही पीएच, आयन की ही पीएच और आयन के ही विभव पर निर्भर करता है। कौन सा सिद्धांत? केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत। दोबारा समझो एक बार इसको। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? मिचटेल। पहला क्वेश्चन तो यही आता है और बाकी तो कुछ भी नहीं आता। दूसरा कि कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण को कौन सा सिद्धांत समझाता है? एटीपी संश्लेषण सिद्धांत, या केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत, या रसायन प्रासरणी सिद्धांत। रसायन प्रासरणी सिद्धांत होता क्या है? देखो, कोई भी सजीव कार्य करता है और उस कार्य के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। उस ऊर्जा को कहते हैं सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं उसको? सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा। तो सार्वत्रिक जो ऊर्जा मुद्रा होती है ना, वो निर्माण कैसे होती है, उस चीज को समझाने वाला सिद्धांत कौन सा है? केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत। और ये ऊर्जा कब मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी मुक्त होती है और श्वसन क्रिया में भी मुक्त होती है। तो उस समय उन सब पर नियंत्रण किसका होता है? ईटीएस का नियंत्रण होता है। और ये नियंत्रण किसके द्वारा? आयन के विभव के द्वारा भी होता है, आयन की पीएच के द्वारा भी होता है। ये था केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत। किण्वन, अनोक्सीय श्वसन। लुई पाश्चर था ना, बड़ा योगदान है लुई पाश्चर का इवोल्यूशन में। आपके आईसीआर में टॉपिक है लुई पाश्चर वाला, तो उसमें बड़ा योगदान है। तो लुई पाश्चर ने एक बात कह दी थी उसी टाइम में। क्या कही थी? कि ये जीवों में होने वाली अनोक्सीय जैविक क्रिया है जिसमें CO2 क्या होती है? मुक्त। क्या होगी? CO2 मुक्त होती है। एक चीज और सुनो, मैंने बताया था आपको बुकनर ने कौन सा एंजाइम ईस्ट से जाइमेज खोजा था ना। ईस्ट से क्या खोजा था? जाइमेज। और जाइमेज जीवित कोशिकाओं के बिना क्या कर देता है? किण्वन कर देता है। यानी कोशिकाओं के बिना ही क्या कर देगा? उनका किण्वन कर देगा। कौन कर देगा साहब? आपका कौन कर देगा? आपका जाइमेज। और जाइमेज की खोज पहले ही बता दी थी, एंजाइमों भी समझाया था आपको बहुत बार कि जाइमेज को किसने खोजा था? बुकनर ने खोजा था। कौन सी कोशिकाओं से? कवक से, ईस्ट से। अब इसमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जाइमेज मिला दो साहब, उसका अनोक्सीय श्वसन हो जाएगा और अनोक्सीय श्वसन होते ही अल्कोहली पेय पदार्थ बन जाएंगे, CO2 मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार की इस क्रिया को सबसे पहले बताने वाले कौन थे? लुई पाश्चर। अब सुनो, आपको सारी बात समझ में आ गई। अनोक्सीय श्वसन है O2 की कब होगा बताओ? O2 की अनुपस्थिति में संपन्न। कहां होगा? सजीवों के कोशिका द्रव्य में। और पादप में क्या बनता है? पादप में बनता है एल्कोहल। और जंतु में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल निर्माण। ये हो गए उत्पाद। और
प्लस CO2 क्या हो जाती है, इसमें मुक्त हो जाती है। ये थी किण्वन की सिंपल सी बातें जो आपको शायद समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चीजें अनोक्सीय श्वसन क्रिया है, जैविक क्रिया है, लुई पास्चर ने बता दी। बुकनर ने ईस्ट से क्या खोज दिया, जाइमेज। कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और पादप में एल्कोहल बनाता है और जंतु में क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। अब देखो इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। किण्वन के उदाहरण, पहला ईस्ट, कवक जिसको बोलते हैं ब्रीवर्स या औद्योगिक कवक, जिसका नाम है सेकेरोमाइसिटीज, सेकेरोमाइसिटीज सेरीविसी। सेकेरोमाइसिटीज सेरीविसी ये बहुत गजब का कवक है, बहुत ही। देखो ईस्ट से ही जाइमेज को खोजा गया था, बुकनर ने खोजा था। तो ईस्ट में आपको पता है बड़ी क्षमता होती है किसकी, किण्वन करने की। मतलब अन्य पदार्थों का ये आसानी से क्या कर देता है, किण्वन कर देता है। किण्वन की उसके अंदर क्षमता पाई जाती है। किण्वन क्रिया को मतलब अनोक्सीय श्वसन को बहुत अच्छे से जल्दी ये क्या करवा देता है, संपन्न करवा देता है। आप आसानी से उन क्रिया को उस क्रिया को आसानी से पूरी कंप्लीट करवा देता है, पूरी करवा देता है। कैसे करवाता है सुनो, पायरुविक अम्ल, ठीक है। पायरुविक अम्ल का जब किण्वन कराओगे तब बनता है एल्कोहल, और एल्कोहल का यूज जो होता है ना वो होता है एल्कोहली पेय पदार्थों में। किस में होगा, एल्कोहली पेय पदार्थों में इसका यूज किया जाता है। मतलब जो आपकी वाइन, बियर, ब्रांडी, विस्की ये तैयार की जाती है ना, उसके अंदर किसका उपयोग होता है, आपके ब्रीवर्स कवक का उपयोग होता है, एल्कोहली पेय पदार्थ का उपयोग होता है। ध्यान रखो, वाइन और बियर, इस किण्वित पदार्थ एल्कोहल के बिना आसवन से प्राप्त की जाती है। और जब इसका आसवन करवाया जाता है, आसवन विधि केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, जब इसका आसवन करवाया जाता है तब उससे वो ब्रांडेड बनती है। ब्रांडी, विस्की, रम, मैकडोल ये आसवन से बनती है। तो किण्वन किसने किया, ईस्ट ने। तो आपके जितने भी खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, वो जो भी अनाज वगैरह थे ना, वो किस में चेंज हो गए, एल्कोहल में चेंज हो गए। और एल्कोहल को किस में डाल दिया अपन ने, पेय पदार्थों में। इसलिए जितनी भी वाइन, बियर, शराब वगैरह जो बनाई जाती है ना, वो किससे बनाई जाती है, ब्रीवर्स कवक से बनाई जाती है, किण्वन क्रिया के द्वारा बनाई जाती है। दूसरा लैक्टोबैसिलोसिस जीवाणु, LAB बोलते हैं इनको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। देखो ये क्या करता है, पायरुविक अम्ल, उस पायरुविक अम्ल को किस में चेंज करेगा, बोलो, शर्करा होती है लैक्टोज, उससे पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल से बनता है लैक्टिक अम्ल में। और लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है बताओ, दही में। तो दही की गुणवत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब गुणवत्ता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन कौन सा आ जाता है, B12 उपस्थित होता है। दही में विटामिन कौन सा होगा, B12 होगा, जिससे उसकी खाने की गुणवत्ता क्या हो गई, बढ़ गई, और वो ज़्यादा लाभदायक हो गया। लैक्टोबैसिलस से क्या बना, लैक्टिक एसिड यानी दही निर्माण में। दो हो गए आपके एग्जाम्पल। तीसरा
तीसरा एसीटो दोबारा लिख देते हैं, एसीटोबैक्टर एसीटाई। एसीटोबैक्टर एसीटाई ये भी कौन है साहब? जीवाणु है। ये क्या करता है? पायरुविक अम्ल से बनाता है एसिडो एसिड, और एसिडो एसिड से बनता है एसीटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का यूज होता है सिरका, और सिरका किसमें काम में लिया जाता है? अचार और मुरब्बा बनाने में। अचार और मुरब्बा बनाने में अचार में क्या डाला जाता है? सिरका डाला जाता है, जो किससे प्राप्त किया जाता है? एसीटोबैक्टर एसीटाई से। अगला चौथा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिक क्या है? ये भी जीवाणु। ये किसका किण्वन करता है साहब? वही पायरुविक अम्ल का, और पायरुविक अम्ल के किण्वन से क्या बनता है? ब्यूटारिक अम्ल, और ब्यूटारिक अम्ल का यूज होता है किसमें? औद्योगिक उपयोग। ये आपको 4 एग्जाम्पल मैंने किण्वन के बताए, अनोक्सीय क्रिया के 4 एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत अच्छे से रख दिए। पहला ईस्ट, दूसरा लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर एसीटाई, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। जीवाणु या कवक यानी जीव और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद और उन उत्पादों का उपयोग सब मैंने आपके सामने बिल्कुल बहुत अच्छे से गजब तरीके से रख दिया है। अगला देखो, आरक्यू है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक का मतलब होता है, श्वसन गुणांक का मतलब निष्कासित CO2 का अनुपात कौन सी? ग्रहण O2। आरक्यू बराबर अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं CO2 बटे O2, ऐसे ही तो होता है। आरक्यू गेंगांग फोटोमीटर मापते किससे हैं? मापन गेंगांग श्वसन मापी। गेंगांग श्वसन मापी क्या मापते हैं? इससे आरक्यू मापते हैं, श्वसन दर मापते हैं, जो ग्रहण की निष्कासित ऑक्सीजन और ग्रहण की गई निष्कासित CO2 और ग्रहण की गई O2 का अनुपात ही क्या कहलाता है? आरक्यू कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल में बताऊं आपको, पहला कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू लिखो, C6H12O6 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बना? H2O CO2 प्लस ऊर्जा। बैलेंस करो साहब, ये 6 ये 6, ठीक है। 6 कार्बन कितनी हो गई देख लो, हाइड्रोजन कितनी है? 6, तो यहां भी 6। बताओ 6 CO2 बटे 6 O2, तो आरक्यू बराबर क्या आ जाएगा? बताओ 1। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है? 1 होता है, ये फिक्स है साहब। आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का 1 होगा, ये फिक्स है, ऐसे निकालते हैं अपन। इसी प्रकार आरक्यू किसका निकाले? प्रोटीन का 0.9, वसा का 0.7, अनोक्सीय श्वसन का आरक्यू
ये होता है अनंत, हमेशा अनंत होगा, क्योंकि अनोक्सीय श्वसन में किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मास्लोविद पादपों में RQ बराबर 0, कार्बनिक अम्लों का RQ, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ना, कार्बनिक अम्ल, उनका RQ हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का कितना हो गया? 4, एक से भी ज़्यादा होगा हमेशा, ये हमेशा ही ज़्यादा होता है, ये मतलब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल का 1.14 होता है, 1.14, और मेलिक एसिड का होता है 1.33। देखो ये क्या है? कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक, और इन दोनों का क्या होता है? 1 से कम, 1 से कम, और कार्बोहाइड्रेट का 1। अब याद रह जाएगा, कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक, प्रोटीन वसा का 1 से कम, कार्बोहाइड्रेट का 1, मास्लोविद का 0, और अनोक्सीय का क्या हो गया? अनंत। ये RQ कुछ फैक्ट है, ये तो याद रखने पड़ेंगे। फैक्ट वाली चीजें तो याद ही रखनी पड़ेगी बेटा, और कोई इलाज ही नहीं है भाई, उसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। भाग देना है, फिक्स संख्या आएगी, उसको उससे ध्यान रखना है। अब आगे चलो, श्वसन के कारक। पहला A, बाह्य कारक। बाह्य कारक में तापमान, अनुकूल तापमान, अनुकूल तापप्रास कितनी होती है बताओ? बता रखी है आपको 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये नॉर्मल मानी जाती है, मतलब जिस क्रिया में श्वसन दर क्या हो सकती है? सर्वाधिक हो सकती है। अब अपन इसको 10 से मान लो इसको 35 तक भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 35 करें ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है इससे ऊपर जाने पर एंजाइम क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। ये चर्चा मैंने उस टाइम में बता दी थी। उस टाइम में सारी चीजें आपको इस टाइम की वाली वो चीजें है ना समझा रखी थी। कैसे समझाई थी? याद करो। प्रति 10 डिग्री ताप पर श्वसन दर क्या होती है? दुगुनी। इसलिए RQ 10 बराबर कितना होता है? 2। RQ 10 बराबर कितना होता है? 2। ये है आपका वांट हाफ गुणांक। एंजाइम वाले में भी याद करो, वीडियो को देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा। उस टाइम भी मैंने याद कहा था आपको कि शुरू से आप 10 डिग्री टेम्परेचर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ाते रहते हो ना, तो आपकी श्वसन दर या एंजाइम की दर लगभग क्या होती जाती है? दुगुनी होती जाती है, दुगुनी बढ़ती जाती है। इसलिए RQ 10 का मान कितना होता है? 2 होता है। RQ 10 को किस में लिखा जाता है? 2 के रूप में। ये तो हो गया पहला कारक, ताप, प्रकाश। बोलो, कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता। जल, इसका भी कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। O2 अधिक पर अधिक, कितनी? 21% तक, और 9% से कम पर कौन सा श्वसन? अनोक्सीय श्वसन। 9 से कम होते ही कौन सा श्वसन शुरू हो जाएगा? अनोक्सीय श्वसन शुरू हो जाता है। पांचवा CO2 की अधिक सांद्रता पर रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद। ये किसने कहा? हीथ ने कहा। हीथ के अनुसार
ये इजी इजी से आपके कौन से कारक हो गए, श्वसन के बाह्य कारक। तापमान हो गई, प्रकाश हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन होगी और CO2 हो गई। CO2 की अधिक सांद्रता पर रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद। ये बात किसने बताई, हीट ने बताई, ठीक है। और वांट हाफ गुणांक क्या है, RQ, 10 का मान कितना होता है, 2 होता है। ये बात किसने बताई, वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी चर्चा की थी। आगे चलो, एक चीज और, श्वसन के अंतः कारक। अंतः कारक में जीवद्रव्य, घाव, जीवद्रव्य या घाव। जीवद्रव्य का मतलब न्यू सेल्स में, सेल्स में या मेरिस्टेमी, मेरिस्टेमी सेल्स में श्वसन दर, श्वसन दर क्या होती है, अधिक। अधिक क्यों होती है बताओ, क्योंकि उपापचयी सक्रिय क्रियाएं किसमें होती है, मेरिस्टेमी कोशिकाओं। और मेरिस्टेमी कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं, जो लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है। तो उस विभाजन के लिए इन कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होती है बालकों, ऊर्जा की। तो वो सब सर्वाधिक ऊर्जा वहां मेरिस्टेमी उत्तकों में मिलेगी। तो मेरिस्टेमी उत्तकों में श्वसन दर क्या होती है, ज्यादा। घाव, चोटग्रस्त, चोटग्रस्त स्थानों पर श्वसन, श्वसन दर क्या होगी, अधिक। चोटग्रस्त स्थानों पर भी श्वसन दर ज्यादा होती है, क्योंकि नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, नई कोशिका बने और वहां की जो घाव है उसकी रिपेयरिंग हो जाए फटाफट, कंप्लीट। तीसरा, श्वसनीय क्रियाधार। 3 है, कार्बोहाइड्रेट बता रखा है, प्लावी श्वसन, दूसरे स्टेप में वसा और तीसरे स्टेप पे कौन सी, प्रोटीन। सबसे पहला इसका, सेकंड इसका और थर्ड इसका। कब, भूखमरी, उपवास और अनशन, अनशन के समय, अनशन के समय। तो इस श्वसन को अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाले को प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्य श्वसन। ऊपर वाला तो कौन सा, प्लावी या फ्लोटिंग श्वसन, और प्रोटीन से रिलेटिव श्वसन कौन सा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, या जो भी कुछ समझो मुझे बड़ा भाई, यहां तक आपका श्वसन यानी रेस्पायरेशन की जो क्रियाविधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखो अपन ने कहां से शुरू किया, सबसे पहले श्वसन की परिभाषा से शुरू किया, इसके बाद श्वसन के प्रकार देखे, और प्रकार देखने के बाद अपन ने उस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को देखने के लिए अपन ने ग्लूकोज का क्या देखा, विखंडन देखा कि वो कैसे टूटती है, किस प्रकार से क्रियाएं होती है वो देखी। ग्लाइकोलाइसिस को पूरा कर लिया अपन ने कंप्लीट, और ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद अपन किस में आए, आज वाली क्लास में किस में आए, क्रेब्स में। क्रेब्स पूरा पढ़ा, ऊर्जा पढ़ी, क्रेब्स के बाद ETS को पूरा किया, ETS के बाद अपन ने किसको पूरा किया, फोस्फोकारी, वो प्रासनी फोस्फोकारी या केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत या ATP संश्लेषण सिद्धांत। फिर अपन ने किण्वन, किण्वन के उदाहरण देखे, और फिर अपन ने RQ देखा, और RQ के विभिन्न प्रकार के उदाहरण और उनकी मात्रा और उनकी संख्या देखी। और इसके बाद श्वसन को प्रभावित करने वाले क्या देखे अपन ने, कारक। कारकों में बाह्य कारक देखे पहले तो, जो वातावरणीय परिस्थितियों के आजू बाजू या वातावरणीय स्थितियों के ऊपर निर्भर करते हैं वो देखे। और फिर इसके बाद कौन से देखे अपन ने, बताओ। इसके बाद अपन ने कौन से देखे, आंतरिक कारक। और आंतरिक कारकों में मुख्य रूप से कोशिका के आसपास की चीजों की अपन ने चर्चा की। तो इस प्रकार से आपका श्वसन का जो टॉपिक है पूरा वेल सेटेड, बिना कुछ रहे
बिना कोई टॉपिक छूटे वो कंप्लीट आपका श्वसन या रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट एक सिस्टेमेटिक तरीके से मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया तो बहुत इजी, एक बार याद हो गया तो बहुत इजी, और ध्यान दिया नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ा, सावधानी नहीं रखी, कंसंट्रेट नहीं रखा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। टॉपिक ही ऐसा ही है, मतलब नहीं ध्यान दोगे तो नहीं आएगा समझ में, बहुत बड़ी दिक्कत करेगा ये। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहां आपको और जगह दिक्कत आई होगी, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल सरल तरीके से, एक सिस्टेमेटिक तरीके से, सारी वेल सेटेड तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज के लिए यहीं विदा लेते हैं, विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आपके सामने आप और हम इसी चैनल पे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं मुकेश मेहला आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद यही कि आप लगातार पढ़ते रहें, अच्छी तैयारी करते रहें। थैंक यू।